जो हम पढ़ रहे थे अध्याय 5 खनिज एवं सेल, इससे संबंधित हमने पार्ट 1 से लेकर 4 तक खनिज और सेल की विस्तृत रूप से विवेचना की। उसके बाद हम देखते हैं पार्ट जिसमें हम खनिज और सेल के प्रश्न उत्तर की व्याख्या करेंगे, प्रश्नों का समाधान खोजेंगे, उनकी सविस्तार पूर्वक विवेचना करेंगे कि हमने 1 से लेके 4 तक पार्ट में क्या पढ़ा। बच्चों, आप पार्ट 5 को देखने से पहले आप 1 से लेके 4 तक जो पार्ट है उनको ध्यान लगा के सुनिए, समझिए और उनको याद करने की कोशिश कीजिए। जब आप पार्ट 1 से लेके 4 तक अच्छी तरीके से सुने होंगे तो पार्ट में जो हमारे एक्सरसाइज क्वेश्चन दिए गए हैं, अभ्यास के प्रश्न दिए गए हैं, उनको आपको हल करने में किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। तो बच्चों, हो जाइए तैयार, अपनी नोटबुक, पेन और पेंसिल लेके देखते हैं प्रश्नों की श्रृंखला में पहला प्रश्न। हम जैसे पिछले वीडियोज में करते आए हैं कि पहला प्रश्न जो हमारा होता है वो वैकल्पिक प्रश्न होता है। उसमें हमारे पास 4 ऑप्शनल दिए जाते हैं, विकल्प दिए जाते हैं, उनमें से हमें सही विकल्प पे टिक करना होता है। जैसे आप केबीसी देखते हो, कौन बनेगा करोड़पति, उसमें एक प्रश्न आता है स्क्रीन के ऊपर, उसके 4 विकल्प होते हैं और चारों में से हमें एक पे टिक करना होता है। उसी प्रकार हम पहले देखेंगे वैकल्पिक प्रश्न। बहुचयनात्मक प्रश्न, नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से सही उत्तर को चुनिए। निम्न में से कौन सा ग्रेनाइट के 2 प्रमुख घटक है? प्यारे बच्चों, अब आपको देखना है प्रश्न में ग्रेनाइट के 2 प्रमुख घटक। अब सबसे पहले याद करो, हमने सेलों का वर्गीकरण किया था। उन सेलों के वर्गीकरण में हमने आग्नेय, अवसादी और कायांतर 3 भागों में बांटा था। उन 3 भागों में ग्रेनाइट किसका उदाहरण था? ग्रेनाइट आग्नेय चट्टानों का उदाहरण था। किसका उदाहरण था? आग्नेय चट्टानों का उदाहरण था। अब इसमें पूछा है कि ग्रेनाइट के 2 प्रमुख घटक कौन से हैं? तो ग्रेनाइट के 2 प्रमुख लोहा और निकल नहीं है, सिलिका और एल्यूमिनियम नहीं है, लोहे एवं चांदी है, लोह ऑक्साइड और पोटेशियम नहीं है। ये नीफे में पाया जाता था, निकल और फेरियम, ये सियाहल में पाया जाता था, मगर हमने बात की है ग्रेनाइट की, तो इसमें सही आंसर है लोह एवं चांदी। प्रश्नों की श्रृंखला में हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा कायांतरित सेलों का प्रमुख लक्षण है? आपने कायांतरित चट्टानें पढ़ी, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कायांतरित चट्टान। कायांतरित का मतलब क्या था? स्वरूप में परिवर्तन, यानी रूप में परिवर्तन, यानी परिवर्तन उनका मुख्य लक्षण था। तो हम चलते हैं हमारे विकल्पों की तरफ। देखो, पहला ही है परिवर्तनीय, और कायांतरित का मतलब क्या था? स्वरूप में परिवर्तन। तो पहले विकल्प में ही हमारा क्या आंसर हो जाएगा? परिवर्तनीय। क्रिस्टलीय नहीं, शांत नहीं, पतरन नहीं। अगले प्रश्न को देखते हैं। कौन सा एकमात्र तत्व वाला खनिज नहीं है? हमने खनिजों को परिभाषित किया था। खनिज एक तत्व या एक से अधिक तत्वों से मिलकर बने होते हैं। तो इसमें क्या पूछा है? एकमात्र तत्व वाला खनिज नहीं है। तो जो हमारी अभ्रक है, माइका है, वो एक तत्व वाला खनिज नहीं है। तो हमारा राइट आंसर माइका। माइका का मतलब होता है अभ्रक। आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कौन सा कठोरतम खनिज है? बच्चों, आपने देखा होगा हमने क्या किया था? टाक से लेके हीरे तक को हमने क्या किया था? कठोरता का मापन किया था, यानी उनको 1 से लेके 10 तक हमने अंक दिए थे। और 10वें नंबर पे जिसकी कठोरता ज्यादा थी, उसको रिगडनेस ज्यादा थी, वो था हीरा, डायमंड। तो सबसे ज्यादा कठोर वाला खनिज कौन सा? डायमंड। देखते हैं यदि इसमें विकल्पों में हीरा दे रखा हो। टोपाज नहीं, क्वार्ट्ज नहीं, हीरा। तो हमारा राइट आंसर क्या? गए। यानी सबसे ज्यादा कठोरतम खनिज कौन सा था? डायमंड। कौन सी सेल अवसादी नहीं है? आपको आग्नेय, अवसादी और कायांतरित चट्टानों के मैंने उदाहरण लिखवाए थे और आपने नोट भी किए थे कि जैसे ग्रेनाइट है, किसका था? आग्नेय था। कोयला किसका था? अवसादी का था। और रूप से ग्रेनाइट किस में चेंज हो गया था? नीस में चेंज हो गया था। तो वो कौन सी चट्टान? कायांतरित चट्टान। तो इस प्रकार से हमने क्या किए थे? हमने अलग अलग उदाहरण देखे थे। और ये क्या पूछ रहा है?
अवसादी नहीं है। कौन सी चट्टान अवसादी सेल नहीं है? अवसादी सेलों को हमने 3 भागों में बांटा था। पहला यांत्रिकी के रूप में, फिर दूसरा कार्बनिक के रूप में, और फिर हमने थर्ड में देखा था रासायनिक चट्टानों के से निर्मित चट्टान, यानी यांत्रिक, कार्बनिक और रासायनिक। इनमें हमने अलग अलग एग्जाम्पल देखे थे, जैसे चूना पत्थर देखा था, पेट्रोल देखा था। इस प्रकार से हमने इनके उदाहरण देखे थे। ये पूछ रहा है अवसादी कौन सी नहीं है। अब देखो, आपने देखा होगा संगमरमर। संगमरमर जो चट्टान थी वो किसकी थी? वो कायांत्रित चट्टान थी। कैसी चट्टान थी? कायांत्रित चट्टान थी, रूपांतरित चट्टान थी। एक टेबल में आपको बॉक्स बना के दिखाया गया था। तो सही आंसर कौन सा? संगमरमर, यानी टाइलाइट अवसादी चट्टान है, ब्रेसिया अवसादी है और बोरेक्स अवसादी है, मगर संगमरमर नहीं है। और हमारा पर्सन क्या डिमांड कर रहा है? अवसादी सेल कौन सी नहीं है? तो कौन सी नहीं है? संगमरमर। अगले देखते हैं, लघुत्रात्मक पर्सन, यानी ऐसे पर्सन जिनके उत्तर हमें 30 शब्दों में लिखना है। सेल से आप क्या समझते हैं? सेल के 3 प्रमुख वर्गों के नाम लिखिए। सेल क्या थी? ये खनिज पदार्थों का मिश्रण होती है, या तो ये एक तत्वों से बनी हुई होती है या एक से अधिक तत्वों से बनी होती है। और इसके 3 भाग हमने कौन से देखे थे? आग्नेय, अवसादी व कायांत्रित। तो बच्चों, यदि आपके प्रश्न आता है सेल किसे कहते हैं और सेल के 3 भाग बताइए, तो आप नो डाउट अपना आंसर अच्छी तरीके से लिख सकते हो। देखो, सेलें विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थों का मिश्रण होती है। कुछ सेलें एक ही खनिज के योग से मिलकर बनती है, जबकि अधिकांश का निर्माण एक से अधिक खनिजों के योग से होता है। इनको 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, आग्नेय सेल, अवसादी सेल व कायांत्रित या रूपांतरित सेल। अगले प्रश्न पे चलते हैं। आग्नेय सेल क्या है? आग्नेय सेल के निर्माण की पद्धति और उनके लक्षण बताइए। बच्चों, आपने पढ़ा हो, यानी आग्नेय सेल क्या होती है? ये जो हमारा एस्थेनोस्फीयर था, दुर्बलता मंडल था, इस दुर्बलता मंडल से मैग्मा कहाँ आ रहा है? धरातल पे आ रहा है लावा के रूप में और ठंडा होके जम रहा है, तो उसे हमने बहिर्वेदी आग्नेय चट्टान कहा। यही मैग्मा जब मध्यवर्ती भाग में जमा हो जाता है तो इसे मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान कहा। तो आग्नेय सेलें क्या होती है कि जब मैग्मा अंदर से आके धरातल पे या मध्यवर्ती भाग में जमा हो जाता है तो आग्नेय सेल होती है। और ये इग्नियस शब्द से बना है। किससे बना है? लैटिन भाषा के इग्नियस शब्द से बना है। इनकी निर्माण पद्धति आपको इस प्रकार से इनका निर्माण होता है। इनके लक्षण क्या क्या थे हमने देखे थे। ये रवेदार होती है, कुछ कण बड़े आकार के होते हैं, कुछ मध्यम कण के आकार के होते हैं। इनमें जीव नहीं पाए जाते, जीवावशेष नहीं पाए जाते। तो इनके बारे में हमने चर्चा की थी। देखो, पृथ्वी के आंतरिक भाग के मैग्मा एवं लावा के से बनने वाली सेलें क्या कहलाती है? आग्नेय सेलें कहलाती है। आग्नेय सेलों का निर्माण ऊपरगामी गति में मैग्मा के ठंडा होकर ठोस हो जाने से हुआ। अभी बताया, या तो यहाँ जमा हो गया या यहाँ जमा हो गया या पातालीय रूप में जमा हो गया। तो इस प्रकार से आग्नेय सेलों का निर्माण हुआ। ये कठोर होती है, इनके कण छोटे व चिकने होते हैं। हम चाहे तो आपको कम से कम 7 या 8 विशेषता मैंने बताई थी, मगर हमें कितनी लिखी है? 2 लिखी है। बच्चों, ऐसा क्यों किया? मैंने इसलिए किया क्योंकि हमारा जो पर्सन डिमांड कर रहा है वो कितने शब्दों की डिमांड कर रहा है? 30 शब्दों की डिमांड कर रहा है। उसमें इसने ये भी पूछ लिया आग्नेय सेल से आप क्या समझते हो, इसकी निर्माण पद्धति और इसकी विशेषताएं। तो हमने यहाँ पे इसलिए संक्षिप्त में लिखा है। चलो आगे चलते हैं। अवसादी सेल का क्या अर्थ है? अवसादी सेल की निर्माण पद्धति बताइए। अवसादी भी ग्रीक भाषा के किससे? सेडिमेंट से, जिसका अर्थ होता है व्यवस्थित होना। यानी ये जो हमारी आग्नेय चट्टान है, इस पे बहिर्जनक कारक
या अपक्षय या अपर्दन प्रभावी होके इस चट्टान को क्या कर देते हैं, तोड़ फोड़ दे देते हैं। अपक्षय यानी भौतिक और रासायनिक कारकों के द्वारा टूट फूट जाती है और बहिर्जनित कारकों के द्वारा ये अपर्दित हो जाती है। अपर्दित होके ये यहाँ पे क्या हो जाते हैं, सेडिमेंट्स जमा हो जाते हैं। इन सेडिमेंट्स के जमा होने के बाद में इसमें कॉम्पैक्शन और डाइजेनेसिस प्रक्रिया स्टार्ट होती है और उससे ये कौन सी चट्टान बन जाती है, उससे ये अवसादी चट्टान बन जाती है। तो इस प्रकार से बनती है हमारी अवसादी चट्टान। नोट डाउन कर लीजिए। अवसादी सेल वह सेल हैं जो विखंडित ठोस पदार्थ के निक्षेपण अथवा जीव जंतुओं और पेड़ पौधों के जमाव से बनती है। अवसादी सेलों का निर्माण पूर्व निर्मित कौन सी, आग्नेय सेल के क्षय वनस्पति जीव जंतु आदि पदार्थों के जमाव के द्वारा होता है। बच्चों, आपको जैसे मैं समझा रहा हूँ उस प्रकार से भी आप अपनी एग्जाम में लिख सकते हो। जरूरी नहीं आप हर चीज को क्रेमिंग करो, उसको रटो। आप क्या कर सकते हो, आप अपने शब्दों में भी उसकी व्याख्या कर सकते हो, मगर डायग्राम हर में बनाना, जिसमें ना पूछे उसमें भी डायग्राम के द्वारा समझाने की कोशिश करना। सेली चक्र के अनुसार प्रमुख प्रकार की सेलों के मध्य क्या संबंध होता है। सेली चक्र, रोक साइकिल। बच्चों, आपको बताया था कि यहाँ से एक डायग्राम दिखाया था, मैग्मा ऊपर आ रहा है और ये मैग्मा ऊपर आके यहाँ जमा हो रहा है। जमा होने के बाद में किसका निर्माण हो रहा है, आग्नेय सेलों का निर्माण हो रहा है। इन आग्नेय सेलें बन गई। इन आग्नेय सेलों पे क्या हो रहा है, अपक्षय अपर्दन हो रहा है। अपक्षय अपर्दन पे जो सेडिमेंट हो रहे हैं वो सेडिमेंट इस जगह जमा हो रहे हैं। इस जगह जमा होने के बाद में यहाँ पे क्रिया होती है कॉम्पैक्शन और डाइजेशनिस की। इसके आधार पे यहाँ पे क्या हो रहा है, अवसादी चट्टान बन रही है। अवसादी चट्टान बन रही है। इधर से क्या हो रहा है, आग्नेय चट्टान पे तापमान, दबाव और आयतन के द्वारा जैसे ग्रेनाइट नीस में परिवर्तन हो रही है, उसी प्रकार से ये चट्टान क्या बन रही है, रूपांतरित चट्टान बन रही है। अवसादी चट्टान भी रूपांतरित चट्टान बन रही है। इन अवसादी चट्टान रूपांतरित चट्टान बन रही है तो यहाँ से ये भाग नीचे की ओर फिर चला जाता है। तापमान और दबाव के द्वारा जब नीचे की ओर वापस चला जाता है दुर्बलता मंडल में, तो वापस यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो आपके पदार्थ है वापस क्या हो जाते हैं, एस्थेनोस्फीयर या दुर्बलता मंडल में पिघल जाते हैं और यहाँ पे वापस लावा मैग्मा बन जाता है और वो मैग्मा वापस धरातल पे आता है। फिर वापस क्या हो जाती है, आग्नेय चट्टान बन जाती है। फिर अवसादी चट्टान, फिर कायांतरित, फिर वापस नीचे चले जाती है और फिर वापस मैग्मा के रूप में ऊपर आती है। तो इस प्रकार से जो साइकिल चलता रहता है, चक्कर चलता रहता है, उसे हमने क्या कहा, उसको हमने सेल चक्कर या रोक साइकिल कहा। देखो, सेली चक्कर के अनुसार प्रमुख प्रकार की चट्टानें एक दूसरे से संबंधित होती है। सेली चक्कर में पुरानी चट्टानें परिवर्तित होकर नवीनकरण धारण करती है। आग्नेय चट्टानें, जिन्हें प्राथमिक चट्टान कहते हैं, उनसे अन्य चट्टानों का निर्माण होता है। कहने का मतलब यह है कि जो आग्नेय चट्टान है ये आधारभूत चट्टान है, इसी से अवसादी चट्टानों का निर्माण होगा और इसी से मेटामॉर्फिक कायांतरित चट्टानों का निर्माण होगा। ये देखो, अभी आपको डायग्राम समझाया था, क्या बताया था इसमें मैंने आपको कि इसके अंदर क्या था, ये यहाँ पे क्या हुआ, मैग्मा। मैग्मा कहाँ आया, ऊपर की ओर आया। जब मैग्मा ऊपर की ओर आया तो यहाँ पे ये हमारा क्या दिखा रखा है, पृथ्वी का धरातल दिखा रखा है, अर्थ सरफेस। यहाँ पे पृथ्वी के धरातल के नीचे, भूपर्पट्टी के नीचे मैग्मा क्या हो गया, ठंडा हो गया। जब भूपर्पट्टी के नीचे मैग्मा ठंडा हो गया तो इसे हमने इंट्रूजिव इग्नियस रॉक कहा, यानी आंतरिक आग्नेय चट्टान कहा। कभी कभी यही मैग्मा कहाँ आ जाता है, धरातल पे आ जाता है, तो उसे हम लावा कहते हैं। और जब ये यहाँ आके क्या होता है, कूलिंग होता है, ठंडा होता है,
तो इसे हमने बहिर्वेदी आग्नेय चट्टान कहा। क्या कहा? बहिर्वेदी आग्नेय चट्टान का। यहाँ हो गया। इस बहिर्वेदी आग्नेय चट्टान के ऊपर क्या हो रहा है? वेदरिंग हो रहा है, इरोजन हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, डिपोजिशन हो रहा है। क्या क्या हो रहा है? अपक्षय हो रहा है, अपर्दन हो रहा है, परिवहन हो रहा है और निक्षेपित हो रहा है। प्यारे बच्चों समझ रहे हो? जैसे ही आग्नेय चट्टान बने, उस आग्नेय चट्टान के ऊपर भौतिक और रासायनिक अपक्षय प्रारंभ हो जाता है। भौतिक और रासायनिक अपक्षय प्रारंभ हो जाता है तो वो चट्टान अपने स्थान पे क्या करने लग जाती है? टूटने लग जाती है। जब वो चट्टान अपने स्थान पे टूट के बिखर जाती है तो जैसे ही कोई पवन के द्वारा, कोई नदी के द्वारा, कोई सागरीय जल के द्वारा वहां से उन टूटे हुए मलबे को परिवहन कर लिया जाता है, ट्रांसपोर्टेशन कर लिया जाता है। और उसको ट्रांसपोर्टेशन करके कहाँ लिया जाता है? यहाँ पे इन अवसादों को क्या कर दिया जाता है? जमा कर दिया जाता है, सेडिमेंट्स कर दिया जाता है। इन अवसादों को जब जमा कर दिया जाता है तो यहाँ पे डाइजेनेसिस प्रोसेस स्टार्ट होती है। डाइजेनेसिस प्रोसेस का मतलब होता है यहाँ पे जब दबाव पड़ता है और कुछ होता है तो वो चट्टान में एक क्रिया प्रारंभ होती है जिससे वो क्या करती है? जलने लगती है, उगलने लगती है, बुरियल होने लगती है, जिसे डाइजेनेसिस कहते हैं, और अपना रूप परिवर्तन करने लग जाती है। जब इसमें बुरियल होती है, कंपैक्शन होता है और सीमेंटेशन होता है तो यही सेडिमेंट्स किसमें परिवर्तित हो जाते हैं? यही सेडिमेंट्स अवसादी चट्टानों में रूपांतरित हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गई? अवसादी चट्टान बन गई। अब अवसादी चट्टान बनने के बाद में क्या हुआ? फिर ये नीचे क्या हुई? गहराई पे गई। वहां पे फिर ये बरियल हुई। यहाँ पे उष्मा क्रिया की, यहाँ पे दबाव क्रिया की। यदि आपने पढ़ा हो पीवीटी, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, ये तीनों लगने के बाद में फिर यहाँ पे ये किसमें चेंज हो गई? मेटामॉर्फिक यानी कायांतरित चट्टान बन गई। अवसादी चट्टान क्या बन गई? कायांतरित चट्टान बन गई। इधर ही जो हमारी इंट्रूजिव और एक्सट्रूजिव आग्नेय चट्टान थी, यानी आंतरिक और बहिर्वेदी आग्नेय चट्टान थी, यहाँ पे भी पीवीटी की प्रोसेस हुई, तापमान, दबाव और आयतन की। तो यह किसमें चेंज हो गई? यह कायांतरित या मेटामॉर्फिक रॉक में परिवर्तन हो गई। यही मेटामॉर्फिक रॉक फिर वापस जाके क्या हो गई? नीचे जाके मेल्टिंग हो गई, पिघल गई। जब ये पिघल गई तो क्या बन गया? मैग्मा बन गया। और यही मैग्मा वापस ऊपर आ गया तो क्या बन गया? अंतर्वेदी और बहिर्वेदी आग्नेय चट्टान। तो इसे कहा जाता है रॉक साइकिल, यानी शैली चक्कर, चट्टानी चक्कर। बच्चों आया समझ में किस प्रकार से एक आग्नेय चट्टान अवसादी में, अवसादी के बाद में कायांतरित में, उधर से आग्नेय, फिर कायांतरित में, फिर नीचे जाके उसमें क्या हो रहा है? वापिस मेल्ट हो रही है और वापिस मैग्मा बन रहा है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 150 शब्दों में दीजिए। यानी ऐसे प्रश्न जिन्हें हम ऐसे टाइप प्रश्न बोलते हैं या निबंधात्मक प्रश्न बोलते हैं, तो ये होंगे 150 शब्दों में। पहला प्रश्न देखो, खनिज शब्द को परिभाषित करें एवं प्रमुख प्रकार के खनिजों के नाम लिखो। हमें क्या करना है? पहले तो खनिज की परिभाषा देनी है। खनिजों का जो हमने देखा था किसमें? पेट्रोलॉजी के अंदर। फिर हमने बांटा था खनिजों को कितने भागों में? 2 भागों में बांटा था। पहला धात्विक खनिज और फिर इसको अधात्विक खनिज, यानी मेटेलिक और नॉन मेटेलिक मिनरल्स में। फिर धात्विक खनिज को हमने बांटा था 3 भागों में, बहुमूल्य खनिज, लौह खनिज और अलोह खनिज, यानी फेरस और नॉन फेरस। इनके हमें क्या लिखना है? नाम लिखना है। तो देखो प्यारे बच्चों, प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन हो क्या कहलाएगा? खनिज कहलाएगा। यानी जितने भी ये चीजें दिखाई दे रखी है, ये क्या है? ये हमारे खनिज है।
और ये हमें क्या मिलते हैं, ये हमें प्रकृति के अंदर प्राकृतिक रूप से मिलते हैं, हम नहीं बनाते। देखो इस प्रकार खनिज एक ऐसा प्राकृतिक, कार्बनिक और अकार्बनिक तत्व है। किस प्रकार का, प्राकृतिक भी है, कार्बनिक भी है, अकार्बनिक भी है, एलिमेंट्स है, तत्व है, जिसमें एक क्रमबद्ध परमाणुविक संरचना होती है, रासायनिक संगठन होता है, भौतिक गुणधर्म होते हैं। क्या क्या होते हैं, परमाणुविक संरचना, रासायनिक संगठन व भौतिक गुणधर्म होते हैं। किसके अंदर, खनिज के अंदर। और वो कैसे मिलता है, प्राकृतिक रूप से, कार्बनिक रूप से और अकार्बनिक रूप से मिलता है। खनिज का निर्माण दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर होता है, लेकिन कभी कभी खनिज एक तत्व से मिलकर भी बनता है, जैसे सल्फर, तांबा, चांदी, सरवण, ग्रेफाइट, एक तत्वीय खनिज पाए जाते हैं। अभी आपने बहुवैकल्पिक प्रश्न में देखा कि एक तत्व वाला खनिज कौन सा नहीं है। क्या किया था टिक, माइका अभ्रक के ऊपर। तो यहां से आप देख सकते हो एक तत्व वाले कौन कौन से हैं, गंधक, तांबा, चांदी, स्वर्ण और ग्रेफाइट, यानी ये एक तत्व वाले खनिज है। तो खनिज को परिभाषित कर दिया कैसे, इस प्रकार का तत्व जो कार्बनिक, अकार्बनिक और प्राकृतिक रूप से हो, जिसका परमाणुविक संरचना हो, रासायनिक संगठन हो और भौतिक गुणधर्म हो। या तो एक तत्व से मिलकर बना हुआ हो या एक से अधिक तत्वों से मिलकर बना हुआ हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम खनिज कहेंगे। चलो आगे चलते हैं। पृथ्वी विभिन्न तत्वों से बनी हुई है। इसकी बाहरी परत पर यह तत्व ठोस रूप में है और आंतरिक परत में ये पिघली हुई अवस्था में है। आपने देखा होगा बाहर जब ये खनिज पाए जाते हैं तो ठोस रूप में, ये ठोस रूप में किससे बने हैं, ये मैग्मा से ही पूरे के पूरे खनिज बने हैं। ये और अंदर की ओर बात करें तो किस प्रकार की अवस्था में, पिघली हुई अवस्था में पाए जाते हैं। देखो यहाँ पे पिघली हुई अवस्था में, और जैसे ही ऊपर आके जमा हो गए तो कैसी अवस्था में, ये सॉलिड अवस्था में या ठोस अवस्था के रूप में। पृथ्वी के संपूर्ण परपट्टी का लगभग 98% भाग 8 तत्वों से मिलकर बना है। पृथ्वी का संपूर्ण परपट्टी का, किसकी बात कर रहा है, सिर्फ क्रस्ट की बात कर रहा है। ध्यान रखना, कई बार एक प्रश्न पूछा जाता है कि परपट्टी में सबसे ज्यादा तत्व कौन सा पाया जाता है, और पृथ्वी, संपूर्ण पृथ्वी में कौन सा तत्व सबसे ज्यादा पाया जाता है। ध्यान रखना, यदि बात करें किसकी, क्रस्ट की, तो क्रस्ट में क्या है, क्रस्ट में ओसाल ज्यादा है। ओसाल का भी अर्थ बताएंगे। ओ का मतलब ऑक्सीजन, एस का मतलब सिलिकॉन, ए का मतलब एल्यूमिनियम और एल का मतलब लोहा। क्या ज्यादा है, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम और लोहा। किस में, परपट्टी में। यानी आपसे प्रश्न पूछा जाए कि संपूर्ण परपट्टी में कौन सा तत्व सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो सबसे ज्यादा क्या पाया जाएगा, ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, फिर एल्यूमिनियम, फिर लोहा, फिर कैल्शियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम और फिर मैग्नीशियम। यानी ये 8 तत्व, 8 खनिज संपूर्ण परपट्टी के 98% भाग पर है। यानी 98% भाग इन्हीं 8 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। तो ये हुई किसकी बात, संपूर्ण परपट्टी की बात। अब मैंने दूसरा क्वेश्चन कहा कि संपूर्ण पृथ्वी में कितने प्रतिशत भाग पे पाए जाते हैं। बच्चों ध्यान रखना, संपूर्ण परपट्टी का मतलब तो है सिर्फ क्रस्ट भाग, और यदि बात करें संपूर्ण पृथ्वी तो जिसमें क्रस्ट, मेंटल और कोर तीनों शामिल है। तो इसका भी याद करने का आप तरीका लिख लो। यदि संपूर्ण पृथ्वी का पूछा जाए तो आप लिखना पृथ्वी में क्या हो गया, लॉस हो गया। सबसे ज्यादा क्या पाया जाएगा, लोहा पाया जाएगा, फिर ऑक्सीजन पाया जाएगा और फिर सिलिका पाया जाएगा। यानी सबसे ज्यादा क्या, लोहा। किसके अंदर,
संपूर्ण पृथ्वी में, मगर संपूर्ण प्रॉपर्टी में क्या, ऑक्सीजन पाया जाएगा। ध्यान रखना, यदि संपूर्ण प्रॉपर्टी की बात करें तो ओसाल, ऑक्सीजन, सिलिका, एल्यूमिनियम और लोहा। और यदि पृथ्वी की बात करें संपूर्ण पृथ्वी की तो लॉस हो गया। लॉस का मतलब पहले एल से मतलब लोहा और ओ से मतलब ऑक्सीजन बच्चों। तथा शेष भाग टाइटेनियम, हाइड्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीज, सल्फर, कार्बन, निकेल और अन्य पदार्थों से बना है। भूपर्पट्टी में पाए जाने वाले तत्व प्राय अलग अलग नहीं मिलते, बल्कि सामान्यतः ये दूसरे तत्वों के साथ मिलकर विभिन्न पदार्थों का निर्माण करते हैं और इन्हें खनिज कहा गया। पृथ्वी के आंतरिक भाग में पाए जाने वाले मैग्मा ही सभी खनिजों का मूल स्रोत है। यानी किससे बनते हैं, सभी के सभी मैग्मा से ही बनते हैं। मैग्मा के ठंडे होने पर खनिजों के क्रिस्टल बनने लग जाते हैं और इस प्रक्रिया में जैसे जैसे मैग्मा ठंडा होकर ठोस सेल बनता है, खनिजों में एक क्रमबद्ध श्रृंखला का निर्माण हो जाता है। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस जैसे खनिज कार्बनिक पदार्थ है। किसमें पढ़े थे हमने, औषधि चट्टानों में। और ये क्रमशः ठोस, तरल और गैस में पाए जाते हैं। यानी ये कोयले के प्रकार बताए गए हैं, ये एंथ्रेसाइट, ये बिटुमिनस, ये लिग्नाइट और ये सब बिटुमिनस या पीट कोयला कहलाते हैं। यानी ये सब अलग अलग अवस्था में, जैसे कोयला देखोगे तो आप किस में पाया जाएगा, ठोस अवस्था में। पेट्रोल देखोगे तो तरल अवस्था में। और प्राकृतिक गैस की चर्चा करोगे तो वो गैसीय रूप में पाए जाते हैं। खनिज अपने भौतिक गुण जैसे रंग, घनत्व, कठोरता और रासायनिक गुणों तथा विलेयता के आधार पर पहचाने जाते हैं। यानी उनका कलर अलग होगा, रंग के आधार पर अलग प्रकार के खनिज होंगे, स्ट्रिक के आधार पर अलग, लास्टर के आधार पर अलग, क्रिस्टल फॉर्म के आधार पर अलग, हार्डनेस के आधार पर अलग, क्लीवेज के आधार पर अलग, फ्रैक्चर के आधार पर अलग और डेंसिटी, घनत्व के आधार पर अलग अलग प्रकार के खनिज पाए जाएंगे। खनिजों का वर्गीकरण हमने दो भागों में किया। एक भाग में हमने बताया धात्विक खनिज और दूसरे में बताया हमने अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज धातु से बने होते हैं। अधात्विक खनिजों में किसी प्रकार की धातु नहीं पाई जाती। जैसे सीमेंट में किसी प्रकार की धातु पाई जाती है, नहीं पाई जाती उस प्रकार से। धात्विक खनिजों को हमने तीन भागों में वर्गीकृत किया, बहुमूल्य धातु, लोह धातु और अलोह धातु। लोह धातु में लोहे का अंश, अलोह धातु में लोहे का अंश नहीं पाया जाता। बहुमूल्य धातु में जो धातु बहुमूल्य होते हैं, जैसे सोना व चांदी। तो इस प्रकार से आप भी अपनी पुस्तिका में विद्यार्थियों क्या बना सकते हो, डायग्राम बना सकते हो और इस प्रकार से आप समझा सकते हो। इसके अंदर आप अलग अलग यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिख सकते हो। बहुमूल्य धातुओं के खनिज, लौह खनिजों के उदाहरण, अलोह खनिजों के उदाहरण और इधर आप अधात्विक खनिजों के उदाहरण लिख सकते हो। धात्विक खनिज अभी मैंने बताया, जिसमें क्या पाई जाती है, धातु पाई जाती है। धातु तत्व होते हैं, इनको तीन प्रकारों में विभाजित किया गया। बहुमूल्य धातु, बहुमूल्य धातु में क्या, गोल्ड, क्या, सोना, चांदी, सिल्वर और प्लेटिनम, ये तीन प्रकार के मुख्य खनिज है। सोना, चांदी और प्लेटिनम। विद्यार्थियों ध्यान रखना कि जो सोना चांदी पहनते हो वो भी क्या है, एक खनिज है। फिर देखते हैं लोहे धातु। लोहे एवं स्टील के निर्माण के लिए लोहे में मिलाए जाने वाली अन्य धातुएं। अलोहिक धातु, इनमें ताम्र, सीसा, जिंक, टिन और एल्यूमिनियम आदि धातु शामिल है। जिसे क्या कहा गया, एलो। जैसे कॉपर हो गया तो कॉपर किसका उदाहरण हो गया, अलोह धातु का। किसका उदाहरण हो गया, अलोह धातु का। यानी ये कर दो यहाँ पे अलोह धातु। स्टील किसका हो गया, लोह धातु का। कांस्य किसका हो गया, कांस्य इसमें आता है, लोहिक में आता है। इस प्रकार से अलग अलग है। एल्यूमिनियम हो गया, एल्यूमिनियम किस में है, अलोह धातु में अलग अलग। कास्ट आयरन यानी लोह धातु है, ये लोह में आ गया। इस प्रकार से हमने धात्विक खनिजों में बहुमूल्य धातु, लोह धातु और अलोह धातु में वर्गीकृत किया। अब देखते हैं अधात्विक खनिज, यानी ये सब लोह धातु से बने हुए हैं। यानी इनमें क्या दिखाई दे रहा है आपको, फेरस मेटल यानी लोह धात्विक खनिज। लोह धात्विक खनिजों के
ये आपको अलग अलग प्रकार से दिखाई दिए गए हैं। अब ये है नॉन फेरस। नॉन फेरस में हमने देखा ताम्र देखा, तांबा देखा, ब्रास देखा, एल्यूमिनियम देखा, टंगस्टन देखा और सीसा देखा, लीड देखा। ये किसके उदाहरण है? नॉन फेरस या अलोह धातु। बच्चों नोट कर लो, अलोह धातु के उदाहरण कौन कौन से हैं? अलोह धातु में कौन कौन से आ गए? पहला है ताम्र, दूसरा ब्रास, तीसरा एल्यूमिनियम, फिर टंगस्टन और फिर लीड। अब देखते हैं अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज किसे कहते हैं? अधात्विक खनिज जिसमें धातु का कोई अंश नहीं पाए जाते, धातु के अंश उपस्थित नहीं होते। गंधक, फॉस्फेट और नाइट्रेट। यहाँ पे सीमेंट भी जोड़ सकते हो। गंधक, फॉस्फेट और नाइट्रेट क्या है? अधात्विक खनिज है। सीमेंट अधात्विक खनिजों का मिश्रण होता है। सीमेंट क्या होता है? अधात्विक खनिजों का मिश्रण। यानी ये अलग अलग आपको नॉन मेटेलिक क्या दिखा रखे हैं? खनिज दिखा रखे हैं। ये तो मैंने एक टेबल बनाई है आपको चट्टानों के आधार पे खनिजों का वर्गीकरण। यानी आपने चैप्टर में पढ़ा, आग्नेय चट्टान पढ़ा, अवसादी चट्टान पढ़ा और कायांतरित चट्टान पढ़ा। तो ये कौन सी? आग्नेय चट्टान, ये कायांतरित चट्टान और ये अवसादी चट्टान। यानी हमने आग्नेय चट्टानों के आधार पे, कायांतरित चट्टानों के आधार पे और अवसादी चट्टानों के आधार पे भी खनिजों का वर्गीकरण किया। आग्नेय चट्टानों में हम ले सकते हैं स्कोरिया को, ऑब्सिडियन को और ग्रेनाइट को। यानी ग्रेनाइट, ऑब्सिडियन और स्कोरिया, ये जो खनिज है, ये खनिज कौन सी चट्टानों से बने हुए हैं? आग्नेय चट्टानों से बने हुए हैं। फिर देखते हैं हम सोपस्टोन, सेल खड़ी, नीस और एम्फीबोलाइट। यानी ये जो चट्टानें हैं ये कायांतित चट्टानें हैं। जैसे हमने नीस किससे बना हुआ देखा था? ग्रेनाइट से। नीस ग्रेनाइट का रूप स्वरूप परिवर्तन हो जाता है तो उसे कौन सी चट्टान कहा जाता है? उसे नीस चट्टान कहा जाता है। तो एम्फीबोलाइट, नीस और सोपस्टोन किसके? मेटामॉर्फिक रूपांतरित चट्टानों के आधार पर खनिजों का वर्गीकरण। फिर देखते हैं अवसादी चट्टानों के आधार पर रॉक सेल्ट, सेंधा नमक, सैंडस्टोन, बालूका पत्थर और डोलोमाइट। यानी ये किसके? अवसादी चट्टानों के आधार पे खनिज। अगला क्वेश्चन हमने देख लिया खनिज किसे कहते हैं, खनिजों के प्रकार देख लिए और उनके उदाहरण देख लिए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भूपृष्ठीय सेलों में प्रमुख प्रकार की सेलों की प्रकृति। यानी जो हमारी भूपृष्ठ है उसमें सेलों के प्रमुख प्रकार की सेलों की प्रकृति, उनकी उत्पत्ति की पद्धति का वर्णन कीजिए और आप उनमें अंतर स्थापित कैसे करेंगे। जैसे हमने सेलें देखी, कौन कौन सी देखी थी? आग्नेय, अवसादी और कायांतित। बच्चों इतनी बार रिवीजन हो गया आपका सेल और खनिज का कि आप चाह कर भी भूल नहीं सकते। अगर आपने मस्तिष्क को केंद्रित करके बाहरी आवरण से दूर हटके ध्यान लगा के सभी वीडियो ध्यान से सुने होंगे तो कभी भी आप खनिज और सेलों के बारे में नहीं भूल पाओगे। देखो सेकंड क्वेश्चन पे, भूपर्पट्टी सेलों से बनी है, सबको पता है। यानी जो हमारा क्रस्ट भाग है ये मैग्मा के जमा हो रहा है तो किससे बना है? ये हमारी सेलों से बना है। सेलों का निर्माण एक या एक से अधिक खनिजों से मिलकर बना होता है। निर्माण पद्धति के आधार पर हमने सेलों को कितने प्रकार से वर्गीकृत किया था? एक डायग्राम बना के 3 प्रकार से वर्गीकृत किया गया था। आग्नेय सेल, इंग्लिश वर्ड भी लिखो, जिसने इग्नियस सेल कहा। अवसादी सेल, जिसे हमने सेडिमेंट्री रॉक कहा। और थर्ड है कायांतरित सेल, जिसे हमने मेटामॉर्फिक सेल कहा। यानी आग्नेय सेल, अवसादी सेल और कायांतरित सेल। सेलों की प्रकृति एवं उनकी उत्पत्ति। भूपृष्ठ की प्रमुख सेलों की प्रकृति और उत्पत्ति निम्न प्रकार से हैं। आग्नेय चट्टानों की प्रकृति यानी हमें विशेषता बतानी है। अभी देखी थी ना, कठोर होती है, रवेदार होती है, जीवाश्म नहीं पाए जाते। वो देखो रवेदार और कठोर होती है, जीवाश्म नहीं पाए जाते।
चट्टानों के कण छोटे और चिकने होते हैं। उत्पत्ति आपको पहले भी मैंने समझाई थी, किससे? मैग्मा के द्वारा। जब मैग्मा धरातल के नीचे जमा हो जाता है तो अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान, मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान, पातालीय चट्टान, और वही मैग्मा जब धरातल के ऊपर जमा हो जाता है तो उसे हमने क्या कहा था? उसे हमने बहिर्वेदी आग्नेय चट्टान की कहा था। तो किसके द्वारा निर्माण? मैग्मा के द्वारा। आग्नेय चट्टानों की उत्पत्ति पृथ्वी के अंदर लावा और मैग्मा के ठंडे होकर ठोस हो जाने के कारण होती है। सेकंड है अवसादी चट्टानों की प्रकृति। अवसादी चट्टानों को ही परतदार चट्टान कहते हैं, यानी ये चट्टानें परतों के रूप में होती है। इनमें जीवाश्म पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? जीवाश्म पाए जाते हैं। देखो, चट्टानें मुलायम व प्रवेशवे होती है। इनका निर्माण समुद्र व झील में अवसादों के जमा होने से होता है। इनको तलछटी एवं परतदार चट्टानें भी कहते हैं। इनमें लिथिफिकेशन वहन की प्रक्रिया भी होती है। उत्पत्ति, अवसादी चट्टानों की उत्पत्ति आपने देखा था, जो आग्नेय चट्टानों पे अपक्षय और अपरदन के कारक प्रभावी हो गए और परिवहन के द्वारा मलबे को दूसरे स्थान पे ले जाके निक्षेपित कर दिया, और निक्षेपित होने के बाद में उसमें कॉम्पैक्शन, सेमेंटाइजेशन और डाइजेनेसिस की प्रोसेस होके उनका क्या बन गई? सेडिमेंट्री रॉक्स बन गई। तो इस प्रकार से इनकी उत्पत्ति हुई। देखो, अवसादी चट्टानों की उत्पत्ति पृथ्वी की सतह की चट्टानों के अनाच्छादनकारी कारकों के कारण होती है। बहिजनित कारकों के द्वारा संवहन एवं संचलन होता है। सघनता के कारण ये संचित पदार्थ चट्टान के रूप में बदल जाते हैं। अब देखते हैं मेटामॉर्फिक कायांतरित चट्टानों की विशेषता। इन चट्टानों का निर्माण धरातल के अंदर हजारों मीटर की गहराई पे होता है। जब तापमान, दबाव व आयतन, दाब पड़ता है, आयतन चेंज हो जाता है और वहाँ पे तापमान की बढ़ोतरी होती है नीचे, क्योंकि 32 मीटर की गहराई पे जाने पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की वृद्धि हो जाती है। तो इनका निर्माण हजारों किलोमीटर की गहराई पे या हजारों मीटर की गहराई पे। चट्टानें कठोर होती है। टूटने पर इन चट्टानों के कण बिखर जाते हैं और ये विभिन्न रंगों में पाई जाती है। उत्पत्ति देखो, दाब, आयतन और तापमान में परिवर्तन की प्रक्रिया के फलस्वरूप कायांतरित चट्टानों की उत्पत्ति होती है। किसके द्वारा? पीवीटी। पीवीटी बच्चों याद रखना, पी का मतलब क्या? प्रेशर, वी का मतलब वॉल्यूम और टी का मतलब टेम्परेचर। आग्नेय व अवसादी चट्टानों का जब उष्मा तथा दाब के रूप में परिवर्तन हो जाता है तब कायांतरित चट्टानें निर्मित होती है। इनके अंतर देखो, विभिन्न प्रकार के सेलों में अंतर। आग्नेय सेलों का निर्माण सामान्यतः धरातल के नीचे होता है। इनमें जीवाश्म नहीं पाए जाते, जबकि अवसादी सेलों में क्या पाए जाते हैं? जीवाश्म पाए जाते हैं, यानी जीवाश्म युक्त होती है। इनका निर्माण धरातल के ऊपर अवसादों के जमाव से होता है। आग्नेय एवं अवसादी सेलों से गतिक एवं तापीय परिवर्तनों के कारण हुए परिवर्तन से कौन सी सेलों का निर्माण होता है? कायांतरित सेलों का निर्माण होता है। अभी पिछले डायग्राम में हमने समझाया था आपको किस प्रकार से आग्नेय सेल बनती है, फिर अवसादी बनती है और फिर रूपांतरित सेलें बनती है। पर्सन नंबर 3 पे चलते हैं। देखिए, कायांतरित सेल क्या है, इनके प्रकार और निर्माण की पद्धति का वर्णन कीजिए। सिर्फ किसके बारे में? कायांतरित सेलों के बारे में। जो हमारी चट्टानों के प्रकार में किस प्रकार की चट्टान थी? तीसरी प्रकार की चट्टान थी, जिससे आग्नेय सेलों से भी कायांतरित चट्टान बनती है और अवसादी सेलों से भी कायांतरित सेलों का निर्माण होता है। कायांतरित का अर्थ है स्वरूप में परिवर्तन, चेंज इन फॉर्म।
यानी रूप में परिवर्तन, स्वरूप में परिवर्तन, दाब, आयतन और तापमान में परिवर्तन की प्रक्रिया के फलस्वरूप इन सेलों का निर्माण होता है। इस प्रकार ऐसी चट्टानें जिनका निर्माण मूल चट्टानों में परिवर्तन होने से होता है उन्हें कायांतरी चट्टान कहते हैं, यानी मूल चट्टानों में परिवर्तन से। इनका निर्माण आग्नेय, अवसादी एवं कायांतित तीनों सेलों से होता है। यानी आग्नेय चट्टान से, जैसे ग्रेनाइट से क्या बना, नीस बना, तो आग्नेय चट्टान से भी क्या बन गई, रूपांतरित चट्टान बन गई। कोयले से हीरा बना, यानी अवसादी चट्टानों से भी क्या बन गई, रूपांतरित चट्टान बन गई। और फिर कायांतरित चट्टान का भी पुनः कायांतरित हो गया, सलेट से शिस्ट और शिस्ट से फाइलाइट में चेंज हो गया। तो क्या कह रहा है, इनका निर्माण आग्नेय, अवसादी और कायांतरित तीनों सेलों से होता है, सिर्फ एक सेल से नहीं होता। इनका निर्माण किनसे, तीनों सेलों से होता है। कायांतरित सेलों की निर्माण व पद्धति, जब विवर्तनिक प्रक्रिया के कारण सेलें निचले स्तर की तरफ बलपूर्वक खींच जाती है। हमने बताया था आपको कि हमारे टेक्टोनिक जो प्रोसेस होती है, विवर्तनिक प्रक्रिया, जिसमें 3 प्रकार के किनारे बताए थे आपको, डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट एंड ट्रांसफॉर्म, यानी अभिसारी, अपसारी विपरीत दिशाओं में, और ऊपर नीचे रूपांतरण भ्रंश। जब इन तीनों के द्वारा विवर्तनिक क्रियाएं होती है तो सेलें निचले स्तर पर बलपूर्वक खींच जाती है या सरक जाती है इस निचले स्तर पर। जब भूपृष्ठ से उड़ता पिघलता मैग्मा भूपृष्ठीय सेलों के संपर्क में आता है, और जैसे ही ये मैग्मा ऊपर आता है और यहाँ पे ये चट्टानें हैं इनके संपर्क में आता है, तो ऊपरी सेलों के कारण निचली सेलों पर अत्यधिक दबाव पड़ता है। यहाँ पे क्या पड़ेगा, प्रेशर। तब सेलों में क्या होगा, रूपांतरण होगा, यानी ऊपरी सेलों का निचली सेलों पे दबाव पड़ेगा तो रूपांतरण होगा। और जो निचली सेलें हैं उन पे नीचे से जब मैग्मा आके उस पे क्या करेगा, संपर्क करेगा, तो भी इनमें रूप परिवर्तन होगा। कायांतरण वह प्रक्रिया है जिसमें समेकित सेलों में पुनः क्रिस्टलीकरण होता है तथा वास्तविक सेलों में पदार्थ पुनः संगठित हो जाता है, यानी पुनः क्रिस्टलीकरण हो गया। इसके 2 प्रकार है, गतिशील कायांतरण और उष्मीय कायांतरण। फिर उष्मीय कायांतरण को हमने 2 भागों में बांटा गया है, संपर्क कायांतरण व प्रादेशिक कायांतरण। देखो, गतिशील कायांतरण बिना किसी रासायनिक परिवर्तनों के टूटने और पिसने के कारण वास्तविक सेलों में यांत्रिक व्यवधान और उनका पुनः संगठित होना क्या कहलाएगा, गतिशील कायांतरण कहलाएगा। उष्मीय कायांतरण, उष्मीय कायांतरण के कारण सेलों के पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन और क्रिस्टलीकरण होता है, यानी जो उष्मीय होगा उसमें रासायनिक होगा और इसमें गतिशील होगा उसमें रासायनिक नहीं होगा। उष्मीय कायांतरण 2 प्रकार से, पहला है संपर्क कायांतरण। इनमें सेलें गर्म ऊपर आते हुए मैग्मा और लावा के संपर्क में आती है। जैसे मैग्मा ऊपर की ओर आता है तो ऊपर वाले चट्टानों के संपर्क में आता है। उच्च तापमान में सेल के पदार्थों का क्या हो जाता है, पुनः क्रिस्टलीकरण हो जाता है और प्राय सेलों में मैग्मा अथवा लावा के योग से नवीन पदार्थ का निर्माण हो जाता है। यहाँ पे आपका लावा जमा हुआ है, यहाँ से आपका मैग्मा आ रहा है, ये मैग्मा आके इसके संपर्क में आता है तो इसका क्या हो जाता है, इसका पुनः क्रिस्टलीकरण हो जाता है, रिक्रिस्टलाइजेशन हो जाता है। और जैसे ही रिक्रिस्टलाइजेशन होगा, इनका योग होगा, तो इससे नवीन पदार्थ का निर्माण होगा और वो नवीन पदार्थ का निर्माण होगा वो सेलें कौन सी, वो कायांत्रित सेलें कहलाएगी। प्रादेशिक कायांतरण, प्रादेशिक कायांतरण में उच्च तापमान अथवा दबाव, इन दोनों के कारण सेलों में विवर्तनिक दबाव के कारण विकृतियां उत्पन्न होगी। किसके द्वारा, तापमान और दबाव के कारण। दबाव के कारण विकृतियां उत्पन्न होती है और जिससे सेलों में क्या होगा, पुनः क्रिस्टलीकरण होगा और पुनः क्रिस्टलीकरण होगा तो क्या होगा, नया पदार्थ बनेगा और नया पदार्थ बनेगा तो क्या होगा, चट्टानों का रूप परिवर्तन होगा। कायांतरण की प्रक्रिया देखो,
कायांतरण की प्रक्रिया में सेलों के कुछ कण या खनिज सतहों या रेखाओं के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं। जैसे कायांतरण की प्रोसेस होगी, मेटामॉर्फिक प्रोसेस, तो जो कण होंगे, जो खनिज होंगे, वो एक रेखाओं के रूप में व्यवस्थित हो जाएंगे, और जब ये रेखाओं के रूप में व्यवस्थित हो जाएंगे तो उसे हम बोलते हैं पत्रण, फोलिएशन या रेखांकन कहते हैं। कायांतरित सेलों में खनिज अथवा कणों की इस व्यवस्था को पत्रण या रेखांकन कहते हैं। कभी कभी खनिज विभिन्न समूह के कण पतली से मोटी सतह में इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि वह हल्के से गहरे रंग में दिखाई देते हैं, यानी पतली से होके मोटे तक इस प्रकार से जमा होते हैं, और जब देखते हैं तो पहले हल्का रंग और फिर गहरा रंग दिखाई देता है, गहरे रंग में दिखाई देते हैं। कायांतरित सेलों में इस प्रकार की संरचनाओं को बेडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? बेडिंग कहते हैं। तथा बेडिंग प्रदर्शित करने वाली सेलों को बैंडेड सेलें कहते हैं। क्या कहेंगे? बैंडेड सेलें कहेंगे। कायांतरण की प्रक्रिया में देखो क्या होता है। कायांतरण की प्रक्रिया में सेलों के प्रकार निर्भर करते हैं। ये सेलें दो प्रकार की होती है, पत्रित सेल और अपत्रित सेल। कितने प्रकार की? दो प्रकार की, फोलिएटेड और नॉन फोलिएटेड। कायांतरित चट्टानों के कुछ उदाहरण है, पट्टिता समय, साइनाइट, सलेट, शिस्ट, संगमरमर और कवार्ड। ये किसके हैं? ये कायांतरित चट्टानों के उदाहरण है। और ग्रेनाइट किस में चेंज हो जाता है? नीस के अंदर चेंज हो जाता है। तो इस प्रकार से ये क्या है? हमारी सेलों के उदाहरण। तो हमने क्या किया? हमने बहुवैकल्पिक प्रश्नों से प्रारंभ करके लघुत्तरात्मक प्रश्नों को समझते हुए निबंधात्मक प्रश्नों की सविस्तार पूर्वक व्याख्या की। बच्चों, आपको पार्ट 5 में जो अभ्यास प्रश्न है, उन अभ्यास प्रश्नों को मैंने एक एक प्रश्न को विथ एग्जाम्पल के साथ, विथ डायग्राम के साथ उनको कोरिलेट करते हुए आपको सविस्तार पूर्वक समझाया। आपने भी समझने की कोशिश की होगी। यदि कोई प्रश्न का हल ढूंढने में आपको किसी प्रकार की दिक्कत आए तो आप सिर्फ और सिर्फ ये वीडियो सुने, बार बार सुने, बार बार देखें। आपको कोई किसी प्रकार की पासबुक की ज़रूरत नहीं है, कहीं से आपको कोई सहायता लेने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ आपको मिशन ज्ञान का ये वीडियो आपको कारगर साबित होगा। तो इसलिए बच्चों, आप देखते रहिए ये वीडियो और बने रहिए मेरे साथ। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।